प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसे समझने के लिए कुछ बातें आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। हालांकि वो आगे केमिस्ट्री में है, परंतु यार प्रकाश विद्युत प्रभाव भी हम पढ़ रहे हैं, तो वो बातें भी आपको समझना पड़ेगा। ध्यान से सुनना कि मान लो न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो यहाँ हैं, इसकी अलग अलग कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सब में एक बराबर नहीं रहते, नहीं तो बोलो सर एक एक रहते हैं, सब में नहीं, अलग रहते हैं। कितने कितने रहते हैं वो भी हम इसी चैप्टर में, इसी अध्याय में। ये पता है ऊर्जा स्तर होते हैं, बोहर ने बताया। इन सबको हम है ना ये कक्षा बोलते हैं, और इनका कक्षा का मतलब होता है ऊर्जा स्तर। बिल्कुल तुम्हारे जैसी कक्षा, जैसे 9th क्लास है, 9वीं क्लास है, उसका ऊर्जा स्तर 10वीं से कम है। जब कोई बच्चा 9वीं का कोर्स पढ़ लेता है तो उसे 10वीं में भेज देते हैं, ऊर्जा स्तर बढ़ जाता है। जब कोई 10वीं का पढ़ लेता है तो उसे 11वीं में भेज देते हैं, उसका ऊर्जा का स्तर और बढ़ गया। जैसे जैसे ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा, बच्चा उच्च ऊर्जा स्तर में जाता जाएगा। ये हम 9वीं क्लास मान लें, इससे ऊर्जा मिली यानी कि पढ़ाई की तो 10वीं में आ गया, 10वीं से पढ़ाई की तो 11वीं में आ गया, तो अपन इसे 10वीं मानते हैं। एग्जाम्पल 10वीं में है, पढ़ाई की, ऊर्जा बढ़ी, 11वीं में आ गया, 11वीं से पढ़ाई की, ऊर्जा बढ़ी तो 12वीं में आ गया। अब भैया 12वीं में फिर ऊर्जा मिली तो ये इससे बाहर हो जाएगा। ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है। आप खुद को इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे, तो आपको ऊर्जा मिलेगी 12वीं क्लास में, तो आप स्कूल से बाहर चले जाओगे, यानी कि कॉलेज में पहुंच जाओगे। तो ये बहुत ही सामान्य सी बात है। जब किसी इलेक्ट्रॉन को यहां से आप ऊर्जा दो तो उसे ऊर्जा लेके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। अच्छा, विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का चलना, धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जब चलता है तो धारा। वो पता है प्रोटॉन तो यहां पे बंधे रहते हैं, बंधे हैं बेचारे। तो इलेक्ट्रॉन यदि किसी परमाणु से निकल जाए तो परमाणु पे धन आवेश आ जाता है, और जहां वो इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां ऋण आवेश आ जाएगा। और धन और ऋण आवेश आ गए तो हम धारा प्रवाहित कर सकते हैं, है ना। धारा धन से ऋण की तरफ चलती है। तो एक बहुत सी सिंपल सी बात यह है कि धातुएं क्या होती हैं। धातु के बारे में थोड़ी सी बात समझो। धातुएं वो होती हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिक उन्हें कम बल से आकर्षित करता है, थोड़ी सी ऊर्जा दे दें तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। यानी धातु इलेक्ट्रॉन त्याग के धनावेशित होती हैं। वो ही धातु होती हैं, यही परिभाषा है धातु की, और कोई दूसरी परिभाषा नहीं है। बाकी कोई कुछ भी बोले कि वो आघातवर्ध हैं, वो उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, वो मैलेबल हैं, पिघल जाती हैं, तो ये कोई उनके गुण हैं। धातु की बात यदि हम करते हैं तो धातु वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेशित होने की प्रवृत्ति रखती हैं, और अधातु वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेशित होने की प्रवृत्ति रखती हैं। अब मत भूलना, धातु और अधातु की यही परिभाषा याद रखना, और मोहल्ले वालों को भी घर घर जाके बता देना कि भैया धातु मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग के धनावेशित होने वाली चीज है, और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और ऋणावेशित हो जाती। मतलब अधातुओं के इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल ज्यादा लगता है और धातुओं के इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण बल कम लगता है। तो पता है हम क्या करें, कोई धातु है, हमें प्रकाश विद्युत प्रवाह भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये धातु है, तो इसके पास बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हैं, थोक में फ्री रहते हैं कम आकर्षण बल से। अब इससे फोटॉन पड़ा, लाइट पड़ी, यहाँ पे प्रकाश आया, और प्रकाश जब चलता है तो किस फॉर्म में चलता है, फोटॉन के फॉर्म में चलता है। फोटॉन की ऊर्जा कितनी होती है तुम्हें सब पता है, वो h होती है। जब ये यहाँ पे आके टकराया तो इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो ये फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेके उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, और यदि वो बिल्कुल उच्च ऊर्जा स्तर में है, उसे इतनी ऊर्जा मिल गई कि वो इसकी सतह से बाहर निकल जाएगा,
तो देखो ना यार, प्रकाश हमने इस पे आपतित किया था और इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, और इलेक्ट्रॉन का चलना ही मतलब धारा होती है, जहां जाएगा वहां ऋणावेशित करेगा और जिससे निकला है वो धनावेशित हो जाएगा। धन और ऋण दो हमें इलेक्ट्रोड मिल गए तो धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव है। जब किसी धातु की सतह पे प्रकाश आपतित करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। परंतु ये कोई इतनी सामान्य सी चीज नहीं है। जब किसी धातु पर, धातु ही लिखेंगे, धातु की सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है, तो यदि लगा रहे, यदि उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाए, उत्सर्जित हों, तो ये घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। यदि ऐसे सामान्य तरीके से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे होते तो हम किसी भी धातु को धूप में पटक के उसे आवेशित करके घर में ले आते। तुमने देखा धातु धूप में पड़ी है, उसे टच करें तो करंट लग जाए, गर्म तो हो जाती है परंतु करंट नहीं लगता। तो ऐसे ही तो नहीं होता ये प्रकाश विद्युत प्रभाव, मजाक तो नहीं है ये। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ स्थितियां हैं, उन्हें पालन करना पड़ेगा। वो जब फॉलो होती हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, नहीं तो नहीं होता। कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, हम उन परिस्थितियों की बात करें। सबसे पहले हम इसे मिटा दें, उन परिस्थितियों की हम बात करते हैं। तो सुनना, आप एक एक बात समझना और जिंदगी भर के लिए तैयार करना, लाइफ टाइम तैयार करेंगे। ये है हमारे पास कोई धातु, फिर से लिख देते हैं धातु। अब हमने इस पर किसी आवृत्ति का, आवृत्ति मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या, किसी आवृत्ति का प्रकाश इस पे आरोपित किया, आपतित किया, यार आरोपित नहीं किया, ये h न्यू किया, इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो यार गड़बड़ हो गई। अभी तो आप सर बोल रहे थे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, अब नहीं निकला। हाँ नहीं निकला, हमने प्रकाश की मात्रा खूब बढ़ा दी, खूब से फोटान डाले, नहीं हुआ, नहीं निकला, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। इतने सारे फोटान बर्बाद हो गए परंतु एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। पता है, इनकी संख्या बढ़ाने को तीव्रता कहते हैं। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु कब नहीं पड़ता, जब उससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे हो। तो ध्यान से हमारी एक एक बात सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एक एक बात लिखेंगे, एक एक कीमती बात आपके बोर्ड पे लिखी जाएगी, स्क्रीनशॉट की जगह कॉपी में लिख लेना। अब हमने क्या किया, हमने उसकी आवृत्ति बढ़ाना शुरू किया। जो फोटान हम प्रकाश इस पे आपतित कर रहे हैं ना, इसकी आवृत्ति बढ़ाना शुरू किया आवृत्ति। तो हमने देखा कि एक विशेष आवृत्ति का प्रकाश जब इस पे आपतित हुआ, ये कौन सी आवृत्ति है, वो विशेष आवृत्ति है, तो इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो गया। उससे कम आवृत्ति का प्रकाश जब हम आपतित कर रहे थे तो एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहा था। तो एक बात आपको समझ में आई कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो प्रदर्शित होने की चीज है, वो आवृत्ति पर निर्भर करता है। एक विशेष आवृत्ति पर ही प्रकाश विद्युत प्रभाव शो होगा, उस आवृत्ति से कम में नहीं होगा। उस विशेष आवृत्ति को हम बोलते हैं देहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देहली आवृत्ति कौन सी आवृत्ति है,
प्रकाश की वो आवृत्ति जिस आवृत्ति का प्रकाश जब उस धातु की सतह पर आपतित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे हम न्यू नॉट से प्रदर्शित करेंगे। तो तीन बातें हैं, मतलब हम क्या बोलेंगे, प्रकाश की वो आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, उस आवृत्ति को, उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति ऐसे लिखते हैं, हाँ, कहते हैं, न्यू नॉट। ध्यान से सुनना, जरा एक एक बात ध्यान से सुनना। यदि देहली आवृत्ति एक विशेष आवृत्ति होती है और इस आवृत्ति का मान अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है, यहां पे ये भी लिखना पड़ेगा यार, देहली आवृत्ति का मान अलग अलग धातुओं पे अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक देहली आवृत्ति याद कर ली और आपने कहा सब धातुओं के लिए, नहीं, हर धातु के लिए अलग होता है। सीजियम सोडियम के लिए बहुत कम होता है, आयरन वगैरह लोहा वगैरह के लिए बहुत ज्यादा होता है। तो हर धातुओं के लिए देहली आवृत्ति का मान अलग अलग होता है। तो यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो, ये डब्बा बनाया आपके काम का। अब हम बात करें, यदि प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता है। यानी हम ये लिखें, आवृत्ति इज लेस देन न्यू। देहली आवृत्ति और ये देहली आवृत्ति, मतलब आवृत्ति इसके छोटी है तो नो प्रकाश विद्युत प्रभाव, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव नहीं होता। अब हमारी बात सुनना, ये पहला पॉइंट हमने यहां पे लिखा जो आपके काम का है। हमने क्या बोला, इसे जिंदगी भर के लिए समझना है और फिजिक्स वालों को भी समझा देना। अब सुनना, अभी हम क्या कर रहे थे, इसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है तो हम फोटॉनों की संख्या मतलब तीव्रता बढ़ा रहे थे, तो कुछ नहीं हो रहा था। परंतु यदि इसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से ज्यादा है, अब तीव्रता बढ़ाए तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। आप, ये दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसे आपको समझना है कि यदि आवृत्ति, सेकंड वाली बात, आवृत्ति इज ग्रेटर देन न्यू नॉट या इक्वल, तब इस कंडीशन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इस कंडीशन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यह हमारे प्रकाश की आवृत्ति है जो हम उस पर आपतित कर रहे हैं। यदि हम उस आवृत्ति का प्रकाश आपतित कर रहे हैं जो देहली आवृत्ति के या तो बराबर है या ज्यादा है, अब तीव्रता बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे। परंतु यदि ये इससे छोटी है तो तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम तीसरा पॉइंट यहां पे भी लिख दें यार, ये डब्बे इधर हो गए। अब हम तीसरा पॉइंट इधर लिख रहे हैं, फिर चौथा पॉइंट इधर ऊपर से लिखेंगे, उर्दू स्टाइल में लिख रहे हैं, कंफ्यूज मत होना बोर्ड पे। तो यदि न्यू इज लेस देन न्यू नॉट तो प्रकाश की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं, प्रकाश की तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
ये तीसरी बात हो गई हमारी, ये डब्बे बन गए आपके बहुत काम के। अब देखो भैया, ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा है, तो कहीं पे हमने एक प्लस आवेश रख दिया तो ये इलेक्ट्रॉन वहां पे प्लस पे जाएगा, धारा बहेगी। इलेक्ट्रॉन तेज चलेंगे तो धारा ज्यादा बहेगी, इलेक्ट्रॉन धीरे चलेंगे तो धारा कम बहेगी। अब हमने क्या किया कि यदि हमने आवृत्ति को, हमारी आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर है, तो यदि जो छोटा प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन वहां तक जा ही नहीं पाता, ये इलेक्ट्रॉन वहां तक जा ही नहीं पाता, तो धारा निकल तो जाता है परंतु उसे गतिज ऊर्जा नहीं मिलती। तो अब हमारे पास ये चौथा पॉइंट आ गया, इधर से इधर चल रहे हैं कि न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट। इसका मतलब है उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन निकल तो जाता है धातु की सतह से, परंतु यहां पे इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती है, गतिज ऊर्जा नहीं होती है। यार इसे समझने से पहले एक चीज और समझें हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो डब्बा अपन इधर बढ़ाते हैं, यहां बनाते हैं और यहां पे हम लिखते हैं कार्यफलन, इसे बोलते हैं फाई, फाई से प्रदर्शित करते हैं। किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने, सतह से किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उसे कार्यफलन कहते हैं। ऊर्जा की जरूरत तो पड़ेगी क्योंकि धातु में इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक आकर्षित करके रखता है, तो जितना आकर्षण वो लग रहा है उतनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, परंतु धातु के लिए कम देनी पड़ती है सतह से बाहर निकालने के लिए। समझ गए? हाँ, जैसे आपसे बोल दें कि क्लास से बाहर निकलो तो ये कार्यफलन नहीं है, स्कूल से बाहर निकलो तो कार्यफलन होगा। तो पता है यदि न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट तो केवल क्या आता है, तो केवल आता है कार्यफलन, बस। क्योंकि वो कार्यफलन केवल धातु की सतह से केवल इलेक्ट्रॉन बाहर कर देता है, उसे कोई गतिज ऊर्जा नहीं देता। तो जब आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर है तो जो उसे इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है वो केवल कार्यफलन के बराबर मिलती है। तो कार्यफलन हम आपको स्कूल से बाहर कर दिया, आप गेट पे खड़े रहोगे, फिर वहां जाके किक मारेंगे तब आप उड़ जाओगे, तो और ऊर्जा की जरूरत है। भैया किसी भी बच्चे को स्कूल से बाहर करेंगे तो वो घर चला जाएगा क्या सीधा गुस्से में? नहीं जाएगा यार, कभी नहीं जाएगा वो घर। वो दुखी होगा, दुखी होकर दरवाजे पे खड़ा रहेगा स्कूल के, है ना। थोड़ी देर बाद अपन मना मनू के समझा के ले आएंगे, कब ऐसा मत करना, अब ऐसा करेगा तो पिटेगा। यही करते हैं बड़े लोग। और जो स्कूल से बाहर ही निकाल देते हैं वो अच्छे टीचर हो ही नहीं सकते कि हमेशा के लिए निकाल दिया तो ये तो टीचर नहीं हो गए, ये तो दुश्मन हो गए। तो अपने दुश्मन तो नहीं चाहिए। तो सुनिए आप, न्यू बराबर न्यू नॉट, हम जो आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं वो ये है, और ये उस धातु की देहली आवृत्ति है। यदि हमारे प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से निकल तो जाते हैं परंतु वहीं पड़े रहते हैं, आलसी रहते हैं वो। तो हम कार्यफलन की परिभाषा लिख दें, ये होता है किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन कहलाती है। लो, इसकी इकाई का लिखते हैं क्या यहां पे, इसकी इकाई ई भी हिंदी में भी लिख देते। अच्छा, ये हिंदी होती है क्या? ये होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है।
किसी धातु की सतह से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। ये केवल बाहर निकालता है बस, और यदि कार्यफलन जो ऊर्जा दे रहे हैं वो बढ़ा देंगे तो उससे फिर गतिज ऊर्जा भी मिल जाएगी। परंतु कार्यफलन का मतलब तो केवल बाहर निकालना है, बाहर से यदि ऊर्जा मिल गई तो वो कार्यफलन से ज्यादा की ऊर्जा है। तो ये बात आपको समझ में आई। अब हमने ये वाली बात कर ली, तो हमने एक बात समझी कि प्रकाश की तीव्रता का मतलब है फोटॉनों की बहुत सी संख्या, ज्यादा प्रकाश भेजना। इसका प्रकाश विद्युत प्रभाव से जब तक कोई लेना देना नहीं है, जब तक कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर या ज्यादा नहीं हो। जब दहली आवृत्ति से ज्यादा या बराबर होगी आपतित प्रकाश की आवृत्ति, तो फिर प्रकाश की तीव्रता काम करेगी, और यदि आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है तो प्रकाश की तीव्रता उपयोग रहित है, यूजलेस है, बकवास है, कुछ नहीं होने वाला उससे। तो ये बड़े काम की चीज है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव दृष्टिगोचर कब होता है? जब हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर या उससे ज्यादा रखेंगे। यदि इससे कम होगी तो कभी नहीं, कभी नहीं। समझ में आई ये बात? तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? दहली आवृत्ति। यदि दहली आवृत्ति का प्रकाश है किसी धातु, और ये अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है एक दहली आवृत्ति से किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे कोई काम, मतलब दूसरा टेंशन ही खत्म, ऐसा नहीं होता। हर धातु के लिए अलग अलग होती है। तो कार्यफलन भी समझ में आ गया। तो जो फोटॉन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो उसे कार्यफलन के बराबर ऊर्जा दे देता है, तो उसकी दहली आवृत्ति होती है तब मिलती है। और इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से निकालने का मतलब है धातु प्लस हो गई, और इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जाएगा, अब तो वो फालतू हो गया है, वो माइनस हो गया। समझ में आई? तो हम कोशिश करते हैं कि आवृत्ति दहली आवृत्ति से ज्यादा हो। मतलब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? 5 नंबर, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। हम ऐसे लिखेंगे ना, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती है न्यू नॉट के। न्यू नॉट जितना बढ़ाओगे उतनी ज्यादा गतिज ऊर्जा मिलेगी। काम की बात है, लिखने लायक बात है। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ाना है तो आवृत्ति बढ़ाना पड़ेगा। केवल आवृत्ति, ओनली फ्रीक्वेंसी, केवल आवृत्ति ही उसे प्रभावित करती है गतिज ऊर्जा को, और कोई प्रभावित नहीं करता। हाँ, और 6 वाली उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समानुपाती है प्रकाश की तीव्रता के। तीव्रता बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे प्रकाश की तीव्रता के। यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन बढ़ाना तो तीव्रता बढ़ानी पड़ेगी, परंतु कंडीशन लगेगी। कब? जब न्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू न्यू नॉट, यानी हमारी आवृत्ति दहली आवृत्ति के या तो बराबर हो या बड़ी हो, नहीं तो तीव्रता कोई काम की नहीं है। तो यह था प्रकाश विद्युत प्रभाव की। जब धातु की सतह पर प्रकाश आपतित किया जाता है, तो अब इसे अपन सुधार लें। यहां पे हम लिखें विशेष आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, विशेष आवृत्ति का। हां, प्रकाश आपतित किया जाता है लिखोगे तो वो काट देगा ना, इतना समझा क्यों है? तो अब परिभाषा बदल गई है। जब किसी धातु की सतह पर विशेष आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हों, तो यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित, यदि नहीं लगा उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। हमने बदल दी ना परिभाषा, लगते हैं। तो ये घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। तो अब तुम पूछोगे सर पहले आपने गलत डेफिनेशन क्यों? गलत नहीं लिखी थी, पहले हमने परिचय प्राप्त किया था। जब तुम किसी से मिलते तो सबसे पहले वो अपना नाम बताता है कि नहीं, हेलो आई एम ये, फिर कोई दूसरी बात बताता, कहाँ रहता, कैसे रहता। तो तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि पहली बार मिले थे तुमने नाम ही बताया था, कहाँ रहते हो ये तो बताया नहीं था, कौन सी क्लास में पढ़ते हो ये तो बताया नहीं था। कभी नहीं कह सकते।
अब तुम्हें समझ में आ गया कि जब किसी धातु की सतह पर विशेष आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। तो कार्यफलन भी समझ में आ गया और ये सब बातें समझ में आ गई। तो ले लो एक स्क्रीनशॉट फटाक से। स्क्रीनशॉट बहुत काम की चीज होती है। ले लिया, ले लिया। अब अपन यहां पे एक और चीज पढ़ेंगे। आइंस्टीन तो हर जगह आ जाते हैं, हमारी केमिस्ट्री में भी आते हैं, फिजिक्स के तो हैं ही वो। तो यहां पे हमें एक छोटी सी चीज पढ़नी, छोटी सी क्या है, बहुत बड़ी चीज है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का, आइंस्टाइन बोलते हैं अंग्रेज से, आइंस्टीन का समीकरण, इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है कि जब धातु की सतह पर फोटान, फोटान मतलब एच न्यू, एच न्यू मतलब बहुत से एच न्यू है ना, क्वांटा भी कहते हैं ना, क्वांटा नहीं बोलते लाइट में, तो फोटान नहीं बोलते हैं। तो उनने बोला, आइंस्टीन क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट दिया आइंस्टीन ने, वो सबसे पहले हम लिखें कि जो धातु की सतह पर, धातु की सतह पर आपतित फोटान की ऊर्जा एच न्यू होती है। पढ़ चुके हैं, मैक्स प्लैंक बता चुके हैं, तो पढ़ चुके हैं हम उसे। तो धातु की सतह पर आपतित फोटान की ऊर्जा दो भागों में व्यय होती है, दो भागों में व्यय होती है। कौन कौन से दो भाग हैं? नंबर एक, उसे धातु की सतह से निकालना, नंबर दो, उसे गतिज ऊर्जा प्रदान करना। पहला क्या है? धातु की सतह से बाहर करना। इलेक्ट्रॉन को, यार इलेक्ट्रॉन कहां लिखे, यहां लिख दें हम एक करके, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर करना। नंबर दो, उसे, इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करना। कर दी गतिज ऊर्जा प्रदान, यानी फोटान की ऊर्जा है एच न्यू। पहला काय के लिए हो गया कार्यफलन, कार्यफलन फाई से लिखते हैं कि नहीं, धातु की सतह से बाहर निकालने में हो गया। दूसरा, उसे गतिज ऊर्जा देना, 1/2 MB, ये मैक्सिमम लिखेंगे, अधिकतम देना ना, ये हो गया, ये फोटान की ऊर्जा हो गई। ये क्या हो गया, ये हो गया कार्यफलन, और ये क्या हो गया, ये हो गई गतिज ऊर्जा। तो एच न्यू बराबर 5 + ½ MB² मैक्सिमम, ये गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है यार, है ना। अब सुनना जरा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। इसे अपन इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, एक मत मानो, अभी अपन ऐसा कर लेते हैं, ये हो जाएगा, इसको फाई को इधर ले आते हैं, तो हम इधर लिख देते हैं 1/MB मैक्सिमम स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस 5। ये इधर आ गया ना, तो -5 हो गया, ये 1/2 MB से इधर से इधर, इधर से इधर लिख दिया, क्या बिगड़ता है यार इससे। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब हम माना न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट, दहली आवृत्ति, संशब्द आवृत्ति भी बोलते हैं इसे, पता है, दहली आवृत्ति मतलब दहली आवृत्ति के बराबर है तो गतिज ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो जब न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट का मतलब होगा, जब न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 0 हो जाएगी। मतलब इस केस में 1/MB मैक्सिमम स्क्वायर बराबर 0। हमने बोला था कि दहली आवृत्ति के बराबर प्रकाश जब आपतित करते हैं तो उसे कोई गतिज ऊर्जा नहीं मिलती। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया 0, इसकी जगह 0 लिखेंगे, एच न्यू की जगह न्यू नॉट लिखेंगे, -5 लिख देंगे। तो 5 बराबर क्या हो गया, एच न्यू नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप यूज कर लो 1 और 2, 5 की जगह ये रख दो, तो 1/2 MB मैक्सिमम
स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 की जगह क्या निकला था, एच न्यू नॉट, ये एच न्यू नॉट लिख दिया। चलो अब नहीं, अपने पास बहुत जगह भी है अपन तो ये गतिज ऊर्जा है, अधिकतम गतिज ऊर्जा है ये। तो एच कॉमन ले लो, तो हाफ एम बी मैक्सिमम अधिकतम स्क्वायर बराबर एच कॉमन ले लिया, न्यू माइनस न्यू नॉट। ये है वो अल्बर्ट आइंस्टीन का इक्वेशन। इसे काइनेटिक एनर्जी लिख देते हैं एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ये और आपको पता है ये बात कि C इज इक्वल टू न्यू लेमडा होता है तो न्यू इज इक्वल टू C अपान लेमडा होता है। न्यू की जगह अपन C अपान लेमडा लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर H C अपान लेमडा माइनस C अपान लेमडा नॉट। ये म्यू नॉट थी तो लेमडा नॉट लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, SC कॉमन ले लिया, 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट। ये हमारे दो इक्वेशन आ गए अल्बर्ट आइंस्टीन के। ये विशेष इक्वेशन है और ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, और उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का योगदान। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का योगदान क्या था, बोर्ड के पास तो जगह ही नहीं बची है। तो आप एक काम करो, इसका भी एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो या इसे लिख सकते हो तो लिख लो, साथ साथ लिख लेना चाहिए, तो ये आपके काम पड़ेगा। तो हमें दो मिल गए हैं, एक तो ये और एक ये तरंग दैर्घ्य, ये वही दहली तरंग दैर्घ्य न्यू लेमडा नॉट। न्यू की जगह C अपान लेमडा लिखा तो न्यू नॉट की जगह C अपान लेमडा नॉट। C नॉट थोड़ी होता, C तो प्रकाश की चाल होती, वो तो कभी बदलती नहीं थी सकती। आप कुछ भी कर लो, आप 10 सिर के हो जाओ, रावण बन जाओ, तो भी C नहीं बदल सकते आप। C मतलब SHE नहीं, प्रकाश की चाल ये वाली C। तो ये था हमारे पास प्रकाश विद्युत प्रभाव और उसका पूरा विश्लेषण। आशा ही नहीं वरन परम पूर्ण विश्वास है कि इसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, छोटे छोटे से करते हैं, फिर हम शुद्ध रसायन में जाते हैं। तो दो न्यूमेरिकल करने के लिए हम ये वाली चीजें मिटा देते हैं और ये जो हमारे फार्मूले हैं ना, इन फार्मूले को लिखा रहने देते हैं। चलिए भैया, तो दो न्यूमेरिकल कर लें, अभी तक जितना पढ़ा है उस पे। आंकिक प्रश्न, और आपको पता है कि आंकिक प्रश्न का मतलब क्या होता है, हमने जो नॉलेज ली है उस नॉलेज का हम उपयोग कर पा रहे हैं। हम यहाँ पे दो न्यूमेरिकल करते हैं। और बड़े, क्या ढूंढ रहा है किताबों में? कुछ नहीं यार, इसका आंसर नहीं मिल रहा है मुझे। किसका आंसर? अरे, भारत की सबसे खतरनाक नदी कौन सी है? अरे ये तो बहुत सिंपल है। तुझे मालूम है इसका आंसर? हाँ बड़े, मालूम है मुझे। क्या है? भावना है। कैसे? अरे क्योंकि इसमें सब बह जाते हैं। अबे मस्ती कब कर, स्टेज पे पढ़ाई कर। ये हैं वो दो न्यूमेरिकल जिन्हें हमें करना है। सिंपल से हैं फार्मूले, इनमें से ही कोई सा लगेगा तो हम पहले नीचे वाला कर रहे हैं। 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटॉन की ऊर्जा की गणना कीजिए। बिना इकाई के कोई संख्या दी जा सकती है कि नहीं? नहीं। तो हमें दिया गया है न्यू इज इक्वल टू 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमें न्यू दिया है। अब और कुछ नहीं दिया तो पता है हमारे पास सबसे पहले हमें विकिरण के मोल के फोटॉन की ऊर्जा की गणना करना है, ऊर्जा निकालना पड़ेगा। और ऊर्जा E इज इक्वल टू एच न्यू तो हमें पता है, तो E इज इक्वल टू एच न्यू तो हमें दिया है और H भी वो देंगे, नहीं तो हम यहाँ पे H बराबर लिख सकते हैं, प्लांक नियतांक है 6.26
6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये H होता है। तो E इज इक्वल टू हम लिखेंगे H की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये H की जगह रख दिया, न्यू ये रखा है, इंटू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो ये यहाँ पे इसकी भी यूनिट रखेंगे तो हर्ट्ज इसकी भी मत लिखो, पूरी यूनिट हमारी आ जाएगी जूल। अब इन दोनों का गुणा करें, गुणा करेंगे तो मैंने कैलकुलेटर से कर लिया है, तो E इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 3.313 इंटू 10⁻⁻19, 313 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यार तुम्हें जोड़ घटाना गुणा भाग तो मुझे नहीं बताना, ये एक फोटान की एनर्जी है, ये एक फोटान की है, और उन्होंने 1 मोल पूछा है। 1 मोल का मतलब मालूम है आपको? 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो एनर्जी पर मोल बराबर, ये 1 मोल की इतने का गुणा कर दो तो टोटल एनर्जी निकल आएगी, तो ये हो जाएगा 3.13313 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और ये जब आप सॉल्व करोगे, ये आपको करना है, ये 199.51 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। 199.51 हमने किलो जूल में बदल दिया है मोल। 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होते हैं, तो अपन 1000 कर दो तो ये जूल हो जाएगा, इसलिए टेंशन नहीं है, किलो जूल में आंसर आ गया है। ये बात समझ में आई ना? ये 1 की आई थी और हमें 1 मोल का चाहिए, और 1 मोल में कितने फोटान होते हैं? 1 मोल में तो इतने ही होते हैं, ये एवोगाड्रो संख्या होती है, कोई भी चीज 1 मोल ले लो। 1 मोल बच्चे पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 बच्चे पढ़ा रहे हैं, समझ गए ना? और कोई तुमसे पूछे ना तुम्हारे सिर में बालों की संख्या कितनी है, तो बोल देना 5 मोल है, गिन ले, गलत है तो। 6.022 इंटू 10⁻23 बहुत बड़ी संख्या होती है, तो आंख मीच के बता दो, कॉन्फिडेंस से बता दो कि दम है तो गिन लो, हमने तो सही बताया है, गलत सिद्ध करो। अब हम दूसरी चीज की बात करते हैं, दूसरे न्यूमेरिकल की बात करते हैं। उन्होंने क्या बोला? 100 वाट का एक बल्ब 400 नैनोमीटर वाली तरंग दैर्ध्य का एक वर्णी, 7 वर्ण रहते हैं प्रकाश के, हमें जो दिखते हैं वो, ये एक वर्ण है, उनमें से कोई एक कलर है, प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें यहां पे फोटान की कुल ऊर्जा निकालना पड़ेगा। तो देखिए भैया, E इज इक्वल टू तो H न्यू होती है, तो टेंशन ही नहीं है, पर आवृत्ति तो दी नहीं है, तो मत देने दो ना। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो न्यू इज इक्वल टू C अपान लैम्डा हो जाएगा, रख दो यहाँ पे। E इज इक्वल टू हो जाएगा HC अपान लैम्डा। हमारा एक और फार्मूला आ गया, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, नया निकाल लिया हमने। C तो मैं मन से मालूम है, C इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये पता होना ही चाहिए, पता होना बहुत जरूरी है। अब निकालो पूरी फोटानों की ऊर्जा, एक फोटान की ऊर्जा। फिर वो 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट मतलब शक्ति तो दी है उसकी, हाँ, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H वो यार अभी यार रखा था 6.626 इंटू 10⁻⁻34। फिर C का मान रखो 3 इंटू 10⁸ अपान लैम्डा दिया है नैनोमीटर में, लैम्डा दिया है 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर को लिख सकते हैं 400 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, मीटर में बदलना पड़ेगा, तो नीचे लिखना पड़ेगा 400 गुणा 10⁻⁻9। 19 नहीं होता यार, 9 का मतलब 9 ही होता है। तो इसे सॉल्व करेंगे, जब जोड़ घटाने गुणा भाग करेंगे, ये आ जाएगी 4.969। E इज इक्वल टू हो गई 4.969 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सॉल्व किया है हमने, मेहनत की है। अच्छा मेहनत की है सर, आपने देख लिया है, तो क्या अंतर पड़ता है? ये एनर्जी है, और उन्होंने बोला है कि प्रति फोटान, तो वाट
बल्ब कितना है? तुम्हें पता है 100 वाट का मतलब क्या होता है? 100 वाट का मतलब होता है 100 जूल प्रति सेकंड। तो अब उन्हें प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की गणना करना है, तो इतनी उसकी ऊर्जा है जो शक्ति है, और एक फोटान की ऊर्जा इतनी है, इतनी वो उत्सर्जित कर रहा है। समझना यार, 100 जूल पर सेकंड उत्सर्जित कर रहा है, और एक फोटान की ऊर्जा ये है, तो कुल ऊर्जा बटे एक फोटान की ऊर्जा बराबर नंबर ऑफ फोटान आ जाएंगे कि नहीं? यानी फोटानों की संख्या, फोटानों की संख्या समझना है भैया, संख्या बराबर कुल ऊर्जा, शक्ति, शक्ति भी तो ऊर्जा क्षय की दर होती है, ऊर्जा उत्पन्न करने की दर ही तो होती है शक्ति। कुल ऊर्जा बते एक फोटान की ऊर्जा जो हमने निकाल ली है, ये एक फोटान की ऊर्जा है। कुल ऊर्जा 100 जूल पर सेकंड है, तो कुल फोटान निकालने के लिए कुल ऊर्जा बटे एक फोटान की ऊर्जा कर दो। समझ गया ना यार? कुल 100 रुपए खर्च किए, एक आम 2 रुपए का आया है, तो कुल कितने आए? तो 100 बटे 2 कर दो ना, तो 50 आम आए हैं कि नहीं? वही तो किया है। तो फोटानों की संख्या निकाल रहे हैं हम, फोटानों की संख्या बराबर कुल ऊर्जा 100 है, एक फोटान की ऊर्जा 4.969 इंटू 10⁻⁻19 है। तो फोटानों की जो संख्या आ रही है वो आ रही है 2.012 इंटू 10⁻20, 2.012 इंटू 10⁻20। कोई इकाई फिकाई नहीं होगी, ये फोटानों की संख्या आई है। तो ये हमने यहां पे न्यूमेरिकल कर लिए हैं, यहां पे न्यूमेरिकल कर लिए। पर सेकंड उत्पन्न होंगे, ये पर सेकंड उत्पन्न होंगे। हाँ, इतने फोटान पर सेकंड। अब शुद्ध केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बोहर के नियम वगैरह पढ़ेंगे, बहुत फिजिक्स पढ़ ली है। अब प्योर फिजिक्स नहीं है भैया, ये केमिस्ट्री में ही है, एनसीईआरटी के टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे बोहर का एटॉमिक मॉडल।